मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये आता है किस पार्ट में, मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, किस तरीके से हम सबमिट करेंगे। ठीक, तो इसमें हम 4 कैटेगराइजेशन किए हैं। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल एचयूएफ, दूसरा कंपनी, तीसरा पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन आईटीआर सर्वे, एंड लास्ट इज फर्म, एलएलपी और एनी पर्सन, जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन आईटीआर फाइल। ये हम लोग जानते हैं आईटीआर केस में क्या होता है। नाउ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में बताया गया फिर से कि आप ये देखिए कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है, वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, क्या उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है, पहला चीज देखेंगे। दूसरा कि क्या इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है, मतलब 80 साल या उससे अधिक की कैटेगरी में आता है, एंड थर्ड इज कोई अन्य केस, इन दोनों को छोड़कर। तो इसके लिए बताया गया है कि पहला चीज कि अगर जिसको मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना पड़ेगा, पेपर मैनर में नहीं कर सकता, पेपर बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिकली ही करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा तो उनको रिटर्न फाइल करने के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर होगा, पेन ड्राइव फॉर्म में आता है इस तरह से, वो अटैच करके सबमिट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना मैंडेटरी है, तब रिटर्न फाइल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिकली बाय अटैचिंग द डिजिटल सिग्नेचर। सेकेंडली, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है या कोई अन्य कैटेगरी में फॉल करते हैं एज फार एज इंडिविजुअल एचयूएफ इज कंसर्न, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में या पेपर फॉर्मेट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि रिटर्न जो आप सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, वो 3 तरीका बताया, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। पहला बताया गया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ई वेरिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, कोड आता है ना, ओटीपी के द्वारा, उससे आपका सबमिट हो जाएगा। आधार ओटीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, आपका आधार और पैन अगर लिंक है तो ओटीपी जनरेट होगा और उससे ई वेरीफाई होकर आपका सबमिट हो जाएगा, आपको साइन वाइन दोबारा नहीं करना होगा। और तीसरा जो चीज बोलता है कि आप अगर आपके पास आधार ओटीपी आपका लिंक नहीं हो पाया सही तरीके से, है ना, या आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फाइल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दिए, फिर उसका जो एक्नॉलेजमेंट आएगा आईटीआर भी, उसको आपको विद इन 120 डेज भेजना पड़ेगा बेंगलुरु में ऑफिस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सीपीसी को बोलते हैं, वहां भेजना पड़ेगा। कब? जबकि आपके पास न तो आपका आधार और पैन लिंक ओटीपी जनरेट भी नहीं हो पाएगा, न आपके पास डीएससी है। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन फाइल करने के बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट है उसको भेजना पड़ेगा विद इन 120 डेज टू द सीपीसी। गेटिंग द पॉइंट? समझिएगा चीज को कंप्लीटली। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंडिविजुअल जो कैटेगरी एचयूएफ में है, तो ये सब तरह से हम लोग फाइल करेंगे। और ये चीज जो है ना, ये मोड ये आगे भी यूज हो सकता है, जैसे बताया गया है। कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा और डिजिटल सिग्नेचर लगाकर वो उसको फाइल करेगा। अगर आईटीआर 7 में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी है या कोई अन्य व्यक्ति है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी है कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है बाय अटैचिंग द डिजिटल सिग्नेचर, और जबकि अदर देन दैट है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड जब बोलते हैं, इन तीनों तरह से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब में आपको डीएससी लगाना ही लगाना है ना। इस केस में डीएससी लगा भी सकते हैं और ऐसे भी लगा कर सकते हैं, ओटीपी वेरीफाई करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलएलपी या कोई भी पर्सन जिसका मेंशन नहीं है और जिसको आईटीआर 5 में रिटर्न फाइल करना है, तो उस केस में आप ये देखिए, इस तरह का जो पर्सन है, जो फर्म है या कोई भी है, उसको अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है तो फिर वही बात होगी
कि आपको रिटर्न फाइल करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच करना होगा। और अदर केस में कोई बात, अन्य केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आप यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यही निकल के आता है सामने, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने का बात है वहां डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना मैंडेटरी है, और जहां इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कर रहे हैं वहां सिग्नेचर डिजिटली आप अटैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वहां पर आधार ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा, जिसको ई वेरीफाई बोलते हैं। या अगर आपका आधार ओटीपी सही से नहीं हो पा रहा है तो आप मैनुअली फाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करके उसका हार्ड कॉपी निकाल कर आप सीपीसी भेज सकते हैं टू द बेंगलुरु। ठीक है, ये आपका मतलब रिटर्न फाइल करने का तरीका होगा। बेसिकली किस फॉर्म में करेंगे ये आपको बता दिए, किस तरीके से करेंगे ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें 139 सबसेक्शन 1 में 3 बात हम लोग जो समझते हैं, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट। ठीक है, तो फॉर्म में हम लोग आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर V तक हम बताएं क्या क्या होता है, किसके लिए होता है। फिर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में हम लोग बात किए कि कैसे फाइल करना है, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, है ना। और अब आते हैं बात की ड्यू डेट, कि by what date shall we file the return of income or loss, whatever the case might be। ठीक है, तो इस केस में बताया गया है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट हम लोग 3 कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। पहला, ऐसे एसएससीज जिनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है सेक्शन 92E के अंतर्गत। कैसे एसएससीज को? ऐसा एसएससीज जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, केवल ध्यान रखिए इसका, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जो भी एसएससीज परफॉर्म करेंगे उनको रिटर्न फाइल करने का जो डेट ध्यान रखना है वो है 30 नवंबर, अप टू 30 नवंबर। 30 नवंबर को ही करना जरूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं ऑन और बिफोर 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये तो क्लियर होगा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी घटना है वो सब असेसमेंट ईयर में हम लोग दिखाते हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो पहला चीज हो गया, जो भी एसएससी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेगा या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है सेक्शन 92E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो उस तरह के एसएससीज को बाय 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल कर देना होगा, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, कंपनी, अगर कोई एसएससी कंपनी है और उसने किसी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं किया हो प्रीवियस ईयर में, तो वो असेसमेंट ईयर का 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर देगा, दैट इज ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। यहाँ एक गौर करने का बात है, नॉट हैविंग इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। तो इसमें अगर ये होगा, कंपनी है आप और अगर आप परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तब आप इस कैटेगरी में नहीं होंगे, मतलब यू विल हैव द फैसिलिटी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अप टू 30th नवंबर। बट अगर ऐसा नहीं है, आप विद इन द कंट्री ही परफॉर्म कर रहे हैं सारा चीज और ये दोनों चीज नहीं इन्वॉल्व है, तो आप ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स अदर एसएससीज, मतलब those who are not covered in these two categories, where the SSC is a person other than company not having international or domestic transactions। तो आपको ये देखना है कि इस कैटेगरी में है तो सब कैटेगराइजेशन फिर से किया गया है। क्या आप कंपनी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसे एसएससी हैं जिनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराने की आवश्यकता है? अगर आंसर यस है, ठीक है, कि इफ द एसएससी दो ही और शी इज नॉट अ कंपनी, लेकिन उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने का आवश्यकता है सेक्शन 44AB में, तो उनके लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्लियर? दूसरी बात, अगर कोई एसएससी
पार्टनर है किसी फर्म में, कोई एसएससी पार्टनर है, मतलब इंडिविजुअल कोई पार्टनर है या कोई अदर एसएससी अदर देन कंपनी पार्टनर है किसी फर्म में, और उस पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट होना है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है, तब भी उस इंडिविजुअल एसएससी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न सबमिट कर सके। ठीक है, तो जहां जहां ऑडिट की बात आती है वहां 31 अक्टूबर तक का रिटर्न फाइल करने का डेट रहेगा। और इन सब के अलावा जो ऑडिट कराने के अंदर नहीं आते हैं उनके लिए डेट है वो है अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई तक फाइल कर लेना है। अब ये जो डेट दिया हुआ है ये एज पर लॉ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि इन डेट्स में वो परिवर्तन कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, उसको एक्सटेंड कर सकती है, वो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब लॉ में ये बात लिखा गया है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्रिस्क्राइब। ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, इसमें है रिटर्न ऑफ लॉस। जैसे कि नॉर्मली आप जो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई केवल रिटर्न इनकम होगा तभी फाइल करेंगे या लॉस में फाइल करे कि नहीं करे, ये कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए लॉ इस चीज को क्लियर कर देता है कि आपको इनकम में तो फाइल करना ही करना है, लॉस में भी फाइल करना है। ठीक है, और कब करना है? सेम जो भी ड्यू डेट बताया गया, फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताया गया, प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है, इन केस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सेम तरीका का यहाँ पर भी उसी समय फाइल करना है जो ड्यू डेट में बात किए है ना, उसी तरह का फॉर्म्स में फाइल करना है। खाली अंतर क्या रहेगा, वहां इनकम के जगह पर लॉस रहेगा। तो सवाल ये उठ सकता है कि अगर लॉस हुआ, अगर फाइल नहीं किए तो टैक्स का तो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या स्किप कर सकते हैं? तो बोला कि आप अगर लॉस का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और अगर आपके पास 3 तरह का लॉसेस है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आगे के वर्षों में आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, इतना ही है। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम क्या बोल रहे हैं, अगर रिटर्न ऑफ लॉस आप फाइल नहीं करते हैं तो 3 तरह का लॉसेस आप आगामी वर्षों में उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसमें हम बोलते हैं कि लॉसेस को हम लोग कैरी कर सकते हैं आने वाले वर्षों में और उसको इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी लॉ बोलता है तभी हम देंगे आपको अगर आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किए हुए हैं। तो वो 3 तरह का लॉस क्या है? पहला लॉस है बिजनेस लॉस, चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से हो या नॉन स्पेकुलेटिव से हो, अदरवाइज का मतलब दोनों में से किसी तरह का बिजनेस से भी हो। दूसरा हो गया आपका कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका भी एडजस्टमेंट तभी हो पाएगा जब आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करेंगे। और तीसरा है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से अगर आपको लॉसेस हुआ है तो उसको भी आप तभी नेक्स्ट या कमिंग ईयर्स में अवेल कर पाएंगे अगर रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किए। Am I clear? Okay. Then comes section 139 subsection 4, that is belated return. अगर कोई पर्सन ड्यू डेट जो हमने 139 सबसेक्शन 1 में बताया है उसमें अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता है, ठीक है, that is 31 अक्टूबर या 31 जुलाई या 30 नवंबर को फाइल नहीं करता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ड्यू डेट के बाद अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो सच टाइप ऑफ रिटर्न विल बी कंसीडर्ड टू बी बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो कब तक फाइल करना है बिलेटेड रिटर्न? पहला चीज तो है कि फाइल कर सकता है, लेकिन कब तक फाइल कर सकता है? तो बोला गया कि 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक वो फाइल कर सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर का असेसमेंट में फाइल करते हैं, 31 जुलाई को मिस कर गया तो वो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता है। 31 अक्टूबर को मिस कर गया 31 दिसंबर, और 30 नवंबर को मिस कर गया तो 31 दिसंबर तक उसके पास मैक्सिमम टाइम रहेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि बिलेटेड रिटर्न अगर हम फाइल किए तो क्या बोला कि देखो भाई आपको ये फैसिलिटी तो मिला है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, लेकिन ये हैबिट नहीं बने, इसके लिए कुछ
कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल कॉन्सिक्वेंसेस आप पर लगाने की बात कही गई है। आप कर सकते हो अगर आपको एडिशनल फीस आपको देना पड़ेगा। क्या क्या चीज? पहला बोलता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 234A के अकॉर्डिंगली पेनल इंटरेस्ट लगेगा। जो भी आपका टैक्स का अमाउंट था, अगर रिटर्न नील था, नील मतलब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं बिना ये इंटरेस्ट दिए हुए। लेकिन आपका टैक्स का अमाउंट भी ड्यू था और आपने इसको जमा नहीं किया है और अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको 234A सेक्शन 1 है, उसके अकॉर्डिंगली पेनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो उस टैक्स के अमाउंट पर हम लोग कंप्यूट करेंगे। समझ लें। सेकेंड इज लेट फाइलिंग फीस। आपने लेट किया है, चूंकि आपको लेट फाइलिंग फीस लगेगा। सेक्शन 234F में ये बात को कहा गया है। अब ये लेट फाइलिंग फीस होगा कितना? तो बोलता है कि 5,000 रुपया तक मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 1,000 रुपया से 5 लाख से एक्सीड नहीं करता है, तो आपको 1,000 रुपया तक का ही फाइलिंग फीस लगेगा, मतलब लेट फाइलिंग फीस लगेगा। अप टू 5 लाख अगर आपका टोटल इनकम है, तो आपको 234F में जो फाइलिंग फीस लगेगा वो 1000 से अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर 5 लाख से एक्सीड कर गया, तो उस केस में आपका जो फाइलिंग फीस है, लेट फाइलिंग फीस, इट विल अमाउंट टू ₹5,000। क्लियर है बात? इसके अलावा कुछ सेक्शंस का डिडक्शंस जो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें इनकम में से लेस डिडक्शंस करते हैं 80C से 80U तक का। लेकिन चूंकि आपने ड्यूरेट रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसीलिए कुछ सेक्शंस का डिडक्शन लेने से आप वंचित हो जाएंगे। जैसे सेक्शन 10 ATI, AIB, IC 80 का डिडक्शन, 80JJ, AA, ये सारा डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपको। Are you getting this point? So this is all about the section 139 subsection 4. सेक्शन 139(5) क्या कहता है? रिवाइज्ड रिटर्न। रिवीजन कब होता है? जब कोई गलती होता है। तो अगर जो एसएससी जो रिटर्न फर्निश किया है, उसको ये पता चल जाए कि जो रिटर्न वो फाइल किया उसमें कोई चीज वो ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है, या गलत कुछ क्लेम कर लिया, मतलब उसको अपना गलती मालूम पड़ जाए रिटर्न फाइल करने के बाद, तो सुधार वो कर सकता है। ठीक है ना? सुधार मतलब वो रिवाइज कर सकता है अपना रिटर्न को। इसके लिए कहता है कि क्या रिटर्न कब तक रिवाइज कर सकते हैं? तो बोला गया कि आप 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर या उससे पहले तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा रिटर्न रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग सेक्शन 139(1) में भी रिटर्न डालते हैं और 4 में भी बिलेटेड रिटर्न भी डालते हैं। तो बोला गया दोनों तरह का रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब ओरिजिनली जो रिटर्न फाइल किया आपने 139(1) में विदिन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल किया है, तो उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। पहला बात तो ये। और रिवाइज क्या एक ही बार कर सकते हैं? मतलब गलती करने का अगर आपका हैबिट है तो एक से अधिक बार गलती हो सकता है, तो बोलता है कि नहीं, आप एक से ज्यादा बार भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे तो जो टाइम लिमिट है 31 दिसंबर ही है, मैक्सिमम टाइम, उसी समय तक आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्लियर? सर रिटर्न ऑफ लॉस तो हाँ, रिटर्न ऑफ लॉस में भी कर सकते हैं दोनों। रिटर्न ऑफ मतलब 1 में है ना, ड्यू डेट बताया गया, इसलिए लॉस का रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक? तो ये बात हुआ 139 सबसेक्शन 5 में। नेक्स्ट कम्स 139 सबसेक्शन 9, जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्ट कब होगा, कब कहें कि कोई रिटर्न डिफेक्टिव है? तो बोला गया अगर जो रिटर्न का फॉर्म है उसको प्रॉपर्ली नहीं फिल किया गया है, या उसमें जो टैक्स का असेसमेंट करना था, सेल्फ असेसमेंट, वो आपने नहीं किया है, या कोई एनेक्शर या कोई अकाउंट स्टेटमेंट है ना कुछ लगाना था प्रूफ के रूप में या देना था जब मांगा गया और आप नहीं देते हैं, तो उस केस में उस तरह का रिटर्न को डिफेक्टिव कहा जाएगा। और अगर रिटर्न डिफेक्टिव पाया जाता है तो एसएससी ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो आपको, मतलब एसएससी को 15 दिन का समय देगा कि भाई आप अपना जो भी डिफेक्ट्स था रिटर्न में उसका आप सुधार कर लो। 15 डेज का आपको समय देगा। अगर
15 दिन में आप सुधार करके फर्निश करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपका रिटर्न इनवैलिड है, अमान्य है, और उसके बाद फिर जो भी वो कंसीक्वेंसेस लगाना चाहे असेसिंग ऑफिसर उस रेस्पेक्ट में वो लगा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 9। 139 सबसेक्शन 1 में था फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फिर 139 सबसेक्शन 3 के अंदर रिटर्न ऑफ लॉस, 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न, तो 139 सबसेक्शन 5 में रिवाइज्ड रिटर्न एंड 139 सबसेक्शन 9 में डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में हम लोग बात किए।